चलो बेटा, कैसे हो? आवाज आ रही है ना? कैसल, प्रेक्षा, आवाज आ रही है बेटा? जतिन, गौरव, लवीज, रोहित, आवाज आ रही है बेटा? चलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आपको पूछा है आप लोगों को? चलो बेटा, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, उसमें अपन ने क्या किया, यूनिट सेल की कई सारी प्रॉपर्टीज अपने डिस्कस की थी। ओके, आपको याद है तो अपन ने कहा था यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो पहले अपन ने देखा था यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, फिर अपन ने डिस्कस किया था क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन कौन से टाइप की होती है, तो अपन ने क्या कहा था, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। इनका मीनिंग क्या होता है, ये बेसिकली मैंने आइडिया दिया था। फिर इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमें डायरेक्टली भी पूछता है और न्यूमेरिकल्स में भी हमारे काम आएगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, फिर मैंने कहा था बेटा क्या, सेकंड नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिस्कस किया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड नंबर पे कहा था आर और ए का रिलेशन। फोर्थ नंबर पे डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी। फिफ्थ नंबर पे डिस्कस किया था अपन ने वैकेंट स्पेस ऑफ एज, जो 2019 की जेईई में क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे मैंने बताया था, आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं बेटा। जो जो चीज अपन ने पढ़ी, एक एक की वैल्यू डायरेक्टली भी पूछता है और आपको न्यूमेरिकल्स में भी आएगी बेटा। ये हेल्प होगी बेटा, इसके काम आएगा। बार बार थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। क्लियर है? चलो, अब देखो जो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स है, उन पे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, उनकी हम बात करते हैं। ओके, चलो बेटा, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। मैंने क्या कहा था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे देगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बस जो कंडीशन क्वेश्चन में बोली है उसको ध्यान में रखना है। इसके जो जो कंडीशन साथ में बोला गया ऐसा है वैसा है, तो एक एक कॉन्सेप्ट जो हमें पूछा है उसको दिमाग में सेट रख के हमें अप्लाई करना और आंसर देना है। क्लियर है? लिखो बेटा, ए एटम, ए एटम, ए एटम आर प्रेजेंट एट, A atom are present at all lattice point of BCC. A atom are present at all lattice points of BCC. ठीक है? B atom are present at phase center and C atom are present at edge center. वेरी गुड। क्या कहा? C atom present at edge center. क्लियर? देखो, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आंसर आ गया? अभी अपना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अपना। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ all atoms are removed, all face centered atom are removed, all face centered atom are removed, throw an axis, all face centered atom are removed, throw an axis, all face centered atom are removed, throw an axis, passed from opposite face centers. All face centered atom are removed through an axis passed from opposite face centers. ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बेटा। आंसर आया गौरव? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं जब तक, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए बेटा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी अपना आंसर मैसेज कर सकते हैं आंसर आते ही। आंसर रॉन्ग हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 देखते हैं। जब तक मैं डायग्राम बनाऊं आपका आंसर आ जाना चाहिए। 3 ट्राई करो फटाफट। लवीज,
रोहित, प्रेक्षा, फैसल। डायग्राम कंप्लीट होने में है बेटा। चलो आंसर आ गया। रोहित, लवीस, A1 B2 C3 और आंसर A2 B2 C3। चलो प्रेक्षा, एसएल, क्या आंसर आया बेटा? क्या आंसर आया? चलो देखते हैं बेटा कैसे होगा, क्या होगा समझना। सबसे पहले जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बेटा। इधर ध्यान दो, बोर्ड भी अच्छे समझना। देखो इसका मीनिंग क्या, बोलने का मतलब क्या, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, कुछ भी नहीं करना तुम्हें अलग से। सबसे पहले क्या बोला, ए एटम प्रेजेंट एट ऑल लेटिस पॉइंट ऑफ बीसीसी। बस, तो बीसीसी में जहां जहां एटम होगा वहां पर ए प्रेजेंट है, काम खत्म। क्लियर? बीसीसी के सभी लेटिस पॉइंट्स पर ए प्रेजेंट है, ए एटम, काम खत्म। तो बीसीसी में जहां जहां एटम होगा वहां पर कौन होगा बेटा? ए होगा। तो बस बीसीसी में कहां कहां होता है? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर। और कहां होता है? बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर बॉडी सेंटर पर हमने एटम बना दिया, ए की बात कर रहा है। क्लियर है? चलो बेटा, तो तीन टाइप के एटम है, देखो तीनों के लिए हम अलग सिंबल यूज कर रहे हैं। ए के लिए डॉट, बी के लिए होल, सी के लिए क्रॉस। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, बी, बी कहां है? एफसीसी में है। तो एफसीसी में एटम कहां होता है? ऐसी सॉरी बात, फेस सेंटर बोला ना, फेस सेंटर बोला, फेस सेंटर बोला। देखो बेटा फेस सेंटर बना दो 1 2 3 4, अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, फेस सेंटर पर बना दिए। और सी कहां बोला है? एज सेंटर। एज सेंटर की बात करा तो एज सेंटर पर बना दो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने एज सेंटर बना दिए। क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा है? All atoms are removed through an axis passed from opposite face centers। मैंने क्या कहा? एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, मैंने एक एक चीज बताई आपको बड़े इंटरेस्ट तरीके से, याद है ना? अरे बुलेट वाली कंडीशन है, तलवार वाली कंडीशन है? मैंने क्या बोला? एक्सिस बोला है। बुलेट वाली कंडीशन है, तलवार वाली कंडीशन है? बुलेट तलवार याद तो है क्या? याद है क्या? मैंने कहा था बुलेट तलवार, मैंने क्या कहा? एक्सिस बोलेगा, प्लेन बोलेगा। इसका मैंने क्या, दोबारा समझ लेना, बावड़ो बताई हुई चीज याद रखा करो बेटा। क्या कहा मैंने? क्या कहा? एक्सिस है। एक्सिस का मतलब साफ साफ, जिस दिन मैंने यूनिट सेल बताया था तो ऑप्शन था यूनिट सेल सारा मैंने बताया था, उसमें साफ साफ लिखा था एक्सिस बोले मतलब एक लाइन, एक्सिस बोले मतलब एक लाइन, यानी आर पार। आ गया समझ में? जैसे बुलेट वाली कंडीशन। क्लियर है? किसी बच्चे को अपन गोली मारेंगे तो क्या होगा? अरे आर पार चली जाएगी ना बेटा, और वो चाहे रोक सकता है बदले में, ठीक, उसने ऐसा कुछ खा लिया हो अंदर ही रोक ले बेटा, वो बात अलग है, टैलेंट है उसका। लेकिन गोली मारेंगे तो क्या होगा? डरो मत, ठीक है? समझ नहीं लिखा ले, गोली मारेंगे नहीं, आर पार हो जाएगी बेटा, वो तो क्या होगा? एक एक्सिस होगी। क्लियर? अब उसे तलवार से काट दे बेटा, ठीक है? तो क्या होगा? एक रोहित की जगह दो रोहित हो जाएंगे बेटा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है बेटा? मैंने कहा प्लेन, प्लेन का मतलब क्या? आर पार काट दो, ऐसे। आ गया समझ में? तो एक्सिस बोले मतलब एक लाइन है, प्लेन बोले मतलब पूरा सरफेस, मतलब आर पार दो टुकड़े कर दो। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा? ये जरूर ध्यान रखना। तो क्या बोला? एक एक्सिस, यानी अपोजिट ने बोला क्या? All face centered atom are removed through an axis passed from opposite face centers। अपोजिट फेस सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बच्चों। ये मान लो मैं ये वाले फेस सेंटर ले रहा हूं, जैसे मान लो ये लेफ्ट साइड वाले, लेफ्ट और राइट वाले ले सकते हो, अपनी मर्जी से कोई से भी ले सकते हो। अपोजिट फेस सेंटर से कोई एक्सिस पास कर दो। अब इसमें क्या करेंगे? इस एक्सिस पर आने वाले एटम को रिमूव कर दो। तो देखो एक तो ये वाला एटम रिमूव होगा ही नहीं होगा, यस और नो? होगा बेटा? ये टर्म रिमूव होगा नहीं होगा? होगा। ये टर्म रिमूव होगा नहीं होगा? यस और नो? नो बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्या बोला है? ऑल फेस सेंटर्ड एटम आर रिमूव्ड थ्रू एन एक्सिस पास्ड फ्रॉम अपोजिट फेस सेंटर्स। अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस पर प्रेजेंट है सभी फेस सेंटर एटम को रिमूव कर दिया जाए। आ गया समझ में? अगर मैं लैंग्वेज ये बोलता ऑल एटम्स आर रिमूव्ड थ्रू एन एक्सिस पास्ड फ्रॉम अपोजिट फेस सेंटर, अब मैंने क्या बोला है? अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस पर सभी एटम को हटा दिया जाता है, तब तो ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एटम भी रिमूव हो जाता है, यस और नो? लेकिन मैंने क्या बोला है?
अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस पर प्रेजेंट है, सभी फेस सेंटर एटम को हटा दिया जाए। इसका मतलब अपोजिट फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर ले लो बेटा, एक एक्सिस बना दो इस फेस सेंटर से उस फेस सेंटर तक, तो इस पर कौन कौन से एटम आएंगे, इधर वाला फेस सेंटर, इधर वाला फेस सेंटर और बॉडी सेंटर वाला एटम आएगा, यस और नो। लेकिन रिमूव किसको करना है, ओनली फेस सेंटर। क्या बोला, ऑल फेस सेंटर एटम आर रिमूव्ड, यानी ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर हट जाएगा। बॉडी सेंटर वाले को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो बेटा, क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो इस बॉक्स का अकॉर्डिंग समझो बेटा, देखो क्लासरूम के उनके समझ में नहीं आएगा, कैसे बेटा समझना। मैंने क्या कहा, जैसे मान लो एक एक्सिस बनानी है, अपोजिट फेस सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर बेटा मैंने कहा एक्सिस मतलब एक लाइन, मतलब जैसे मान लो ये वाला फेस है, इसके फेस सेंटर से कोई लाइन मतलब पास कर रहे हैं बेटा, और वो इधर से निकल गई यहां से। मैंने क्या कहा, इसके आर पार देखो बेटा, मैं थंब की पोजीशन देखना, इसके आर पार ऐसी कोई लाइन है जो इस बॉक्स के अंदर से पास हो रही है, क्लियर। इसका मतलब ऐसी कोई एक्सिस है जो इस फेस सेंटर और इस फेस सेंटर से अपोजिट फेस सेंटर से पास हो रही है, तो ऐसी कोई एक्सिस है, ये जो मैंने थंब लगाया बेटा ये इसके आर पार है, ऐसी कोई लाइन है, समझना, क्लियर है। तो ऐसी कोई एक्सिस है तो क्या करेंगे, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कौन से एटम रिमूव करने हैं, एक तो इधर वाला फेस सेंटर, एक इधर वाला फेस सेंटर, बाकी किसी एटम पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। सभी एटम रिमूव करने के लिए बोलता तो बीच का बॉडी सेंटर एटम है वो भी रिमूव हो जाता, यस और नो। लेकिन इसने क्या बोला है, all face centered atom are removed through an axis passed from opposite face center, clear। opposite face center से पास होने वाली एक एक्सिस पर प्रेजेंट क्या, सभी फेस सेंटर एटम को रिमूव कर रहा है, इधर वाला फेस सेंटर और इधर वाला फेस सेंटर। आ गया समझ में। इसका मतलब बॉडी सेंटर वाले एटम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। आ गया समझ में, क्लियर है बेटा। चलो बच्चों बात करते हैं, देखो बस अब जैसे हमें पता चल गया उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। ये बताओ ए एटम कहां पर था बच्चों, बीसीसी में था, मतलब कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर। ऐसी कोई एक्सिस होगी जो अपोजिट फेस सेंटर से पास हो, तो ये बताओ कॉर्नर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो कॉर्नर वाला वन एटम तो क्या होता है 1/8, यस और नो। एक एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है रे 1/8, टोटल कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, प्लस हमें पता है इसके अलावा कहां पर है, बॉडी सेंटर वाला भी है बच्चों, क्लियर। तो बॉडी सेंटर वाला 100% पार्ट होता है यानी 1, और ऐसे कितने होते हैं 1 ही होता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसका नंबर कितना आ गया 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया बेटा, ये 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है बेटा। बी की बात करें, बी क्या बोल रहा है बच्चों, देखो बी कहां पर है रे, बी फेस सेंटर पर था, फेस सेंटर पर था, हमें पता एक फेस सेंटर वाले एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में 1/2, याद है ना 50% होता है। तो क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दूंगा ना, क्यों बेटा, नहीं बेटा हमें पता दो तो रिमूव हो गए, प्रेजेंट कितने हैं 4, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 4 कर दो, ये 4 हो गए तो कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर है, ठीक है। सी की अगर हम बात करें तो सी देखो कहां पर है, एज सेंटर पर है, एज सेंटर पर हमें पता है एक एज सेंटर एटम कितना पार्ट कवर करता है 1/4, तो एज सेंटर वाला 1/4 है, मल्टीप्लाई बाय कितने एज सेंटर होते हैं 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो यानी कितना हो गया बेटा 3 हो गया, क्लियर है। इनका नंबर इंटीजर में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो अपन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे A2 B2 C3, समझ में आ गया लवीस, बाकी बच्चे कहाँ गलती कर रहे थे आपको समझ में आ गया, ठीक गौरव, वेरी गुड। चलो बेटा फटाफट नोट करो, बी में क्या, और इसलिए किया बेटा क्योंकि दो तो फेस सेंटर रिमूव हो गए, 1 2 3 4, ये तो बच गया ना, 6 में से 2 तो रिमूव हो गए, बाकी 4 बच गए।
चलो कर लिया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो ए एटम पैक्ड इन FCC, ए एटम पैक्ड इन FCC। यहाँ पर मैं नया वर्ड लिखा रहा हूँ पैक्ड, बोल दे FCC में पैक्ड है, सिंपल मीनिंग यही है, FCC में जहां जहां एटम होगा वहां पर ए होगा, काम खत्म। आ गया समझ में? ए एटम पैक्ड इन FCC, बी एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड ए सेंटर, बी एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड ए सेंटर। लिख लिया? आगे लिखो, इफ ऑल एटम्स आर रिमूव्ड, if all atoms are removed through a body diagonal, if all atoms are removed through a body diagonal, if all atoms are removed through a body diagonal, then calculate the formula of compound, then calculate the formula of compound. कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फटाफट स्टार्ट हो बेटा, जब तक मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूं आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या क्या A3B3 लविश, A3B3 रोहित, A6B3 दिन। चलो बेटा इधर देखो कैसे करना है, क्या करना है, इधर ध्यान दो, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। इधर देखो बेटा कैसे करना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जैसे अपने यूनिट सेल बना ली, ठीक है, जैसे बोला वैसे डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना बेटा, ए एटम कहाँ पर है, FCC। अब FCC में कहाँ कहाँ एटम होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर, काम खत्म। तो कॉर्नर पर बना दिए, ए को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया बेटा, तो देखो कॉर्नर पर बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहाँ पर होता है, फेस सेंटर, अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, सभी फेस सेंटर पर बना दिए। क्लियर है? बी को अपन होल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी कहां पर है, बॉडी सेंटर और ए सेंटर, तो बॉडी सेंटर पर बना दिया। ए सेंटर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सभी मैंने बॉडी सेंटर और ए सेंटर पर भी बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्या, एक बॉडी डायगोनल बना दो, तो बॉडी डायगोनल मैंने कहा था पूरे चैप्टर में ये बेसिक चीजों की बार बार जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो एक बॉडी डायगोनल हमने बना लिया। क्लियर है? अभी क्या बोल रहा है, एक बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट सभी एटम को रिमूव कर दे। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इस बॉडी डायगोनल पर जो जो एटम आएगा वो लपेटे में आएगा, नहीं आएगा? आएगा बेटा। देखो कौन कौन से एटम लपेटे में आ रहे हैं, ये एटम लपेटे में, अरे अंग्रेजों लपेटा समझते हो गया, यानी चपेट में आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये एटम क्या होगा, रिमूव होगा नहीं होगा, होगा। ये एटम लपेटे में आएगा नहीं आएगा, रोहित आर यू अंडरस्टैंड, लपेटा, ठीक है, समझ रहे हो क्या? हाँ बेटा, A5B4। अब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम आउट हो गया, ठीक है। अब समझते रहो खाली कैसे करना, क्या करना है बेटा। अपन ने क्या कहा, ये एटम रिमूव होगा बेटा, लपेटे में आएगा, ये एटम लपेटे में आएगा, ठीक है, और ये एटम भी लपेटे में आएगा, क्योंकि क्या बोला है, एक बॉडी डायगोनल वाले सभी एटम को रिमूव कर रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये बताओ और कोई एटम लपेटे में आएगा क्या? नहीं, एक बॉडी डायगोनल बोला है, तो एक बॉडी डायगोनल के रेस्पेक्ट में 3 एटम लपेटे में आएंगे, 2 तो कॉर्नर वाले, एक बॉडी सेंटर वाला। क्लियर है बेटा? चलो अब देखते हैं बच्चों, देखो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ए एटम कहां पर है, FCC में एटम कहां कहां होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कॉर्नर की बात करें, एक कॉर्नर वाला एटम का कितना पार्ट होता है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे ना, तो 8 कर देंगे ना, 6 कर देंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है 2 तो कॉर्नर वाले रिमूव हो गए, बाकी कितने बच गए, 6। बाकी जो बच गए बेटा उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/2, क्योंकि हमें पता है इसके अलावा कहां पर है,
फेस सेंटर पर है। फेस सेंटर वाला एक एटम कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने फेस सेंटर है 6, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 6 करेंगे बेटा। आप देख सकते हो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन कर लिया करो। एक बॉडी डायगोनल बना लो बेटा, उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाते हुए, तो ऐसी एक लाइन खींचेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो देखो कौन कौन से एटम से होते हुए पास होगा, इस कॉर्नर एटम, वो वाला कॉर्नर एटम और बीच वाला बॉडी सेंटर एटम। यस और नो? इसका मतलब 3 एटम रिमूव कर दो, कॉर्नर कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर, काम खत्म बेटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका मतलब फेस सेंटर वाले एटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं कैसे बॉडी डायगोनल कैसे बनाना है। इस कॉर्नर को लेते हुए बेटा इस कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बना दो। क्लियर? ऐसी कोई लाइन होगी तो हमें पता है ओनली ये 2 कॉर्नर डिस्टर्ब होगा और क्या होगा, बीच का जो बॉडी सेंटर है वो डिस्टर्ब होगा। बाकी किसी फेस सेंटर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा बेटा। अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, इन फेस सेंटर एटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन सोल्व करें बेटा, तो ये तो कितना हो गया, अरे 3/4 होगा नहीं होगा, ये कितना हो गया 3 हो गया, इससे करे 12 और ये 15, ठीक है, यानी कितना हो गया 15/4। यस और नो? ठीक है। लास्ट में इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है वो लास्ट का काम है। क्लियर है बेटा? चलो अब बात करें बी देखो बेटा कहाँ है, बी हमें पता बॉडी सेंटर और कहां पर है, एज सेंटर पर। अरे बॉडी सेंटर वाला तो रिमूव हुआ है नहीं हुआ, बॉडी सेंटर वाला रिमूव हो गया। एज सेंटर की अगर हम बात करें तो एज सेंटर वाला एक एटम 1/4, टोटल कितने एटम है 12, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 12 कर देंगे, कितना हो गया 3 हो गया, बात खत्म। ठीक है। चलो बेटा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 4 से, तो ये बेचारा कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 12, और इनका सिंपल रेशियो ले सकते नहीं ले सकते, ले सकते हैं। कितना 3 से अगर मैं करूं तो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, और समझ में आ गया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा A5B4, समझ में आ गया। क्लियर है? कहाँ गलती कर रहे थे बेटा, नोटिस करते रहना। ठीक है। लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो ए एटम आर प्रेजेंट एट all lattice point of STC. Atom are present at all lattice point of STC. लिख लिया? And B atom are present at body center and face center. B atom are present at body center and face center. Body center and face center. And C atom are present at edge centers. C atom are present at edge centers. देख लिया? चलो आगे लिखो। If all atoms are removed
ऑल एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेन, if all atoms are removed through the following plane, then calculate the formula of compound. इस प्लेन के रेस्पेक्ट में सभी एटम को रिमूव कर रहा है, तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। A1 और कर लो एक बार, कोई बात नहीं बेटा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दौड़े नहीं तो खच्चर दौड़ाओ, खच्चर नहीं तो पार्टी दौड़ाओ, कुछ भी दौड़ाओ पर दौड़ाओ। जतिन क्या दौड़ा रहा है, एक बार और सोच लो। जतिन क्या दौड़ा रहा है, घोड़े खच्चर या पार्टी? रोहित क्या दौड़ा रही हो, पार्टी दौड़ा रही हो? कुछ भी दौड़ाओ। हाँ A1 B1 C2 ने क्या बोला, A1 B4 C3, A1 B2 C2 ने क्या बोला गौरव, A1 B1 C2। A1 बी का पता नहीं तो बी का पता करो। हेल्पलाइन नंबर दूं, हेल्पलाइन नंबर यूज करोगी, हेल्पलाइन नंबर यूज करोगी क्या, फोन ऑफ फादर? हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकती हो, फोन ऑफ पेरेंट्स, मम्मी को आता सॉलिड पूछ सकती हो। चलो बेटा कैसे करना है, क्या करना है, चलो इधर ध्यान दो। जतिन बोल। A1 B2 C3, प्रेक्षा रोहित, सॉरी बेटा प्रेक्षा और फैसल, अभी तक आंसर नहीं आया, फटाफट एक भी आंसर नहीं आया बेटा, चाहे गलत ही बताओ लेकिन आंसर तो आना चाहिए ना, या क्लास से हटा दूं? जब कोई फायदा नहीं, आंसर नहीं करे तो फायदा क्या हुआ? क्या आया, आंसर आया क्या? अरे जाग तो रहे हैं, परीक्षा का आंसर आया 122, ठीक है 122 सर, शाबाश। देखो कैसे स्मार्ट आंसर है, सही है चाहे गलत हो, ए बी सी का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ये 122 नंबर किसका, ये तो ध्यान है ना। चलो बेटा वेरी गुड। चलो बेटा बात करते हैं कैसे करना, क्या करना, समझना। अपने पास 3 टाइप के एटम है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, ए बी और सी। ए को बेटा अपन डॉट से, बी को अपन होल से और सी को वही क्रॉस से, अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं समझने के लिए, ओके। चलो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ए कहां पर है रे, एससीसी, तो एससीसी में एटम कहां कहां होता है, कॉर्नर पर होता है, तो कॉर्नर पर बेटा एटम बना दो। ये कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर पर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कॉर्नर पर बना दिए। आप भी क्या याद रखोगे, ये कॉर्नर पर एटम बना दिए। बी कहां पर बोल रहा है रे, बॉडी सेंटर फेस सेंटर, तो बच्चों देखो ये बेचारा बॉडी सेंटर हो गया और ये बेचारे फेस सेंटर हो गए। अपर लोअर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। सी कहां पर है रे, एज सेंटर पर, तो एज सेंटर पर बना दो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा कहेगा सर हर बार यहीं आगे अटक जाता, तो इससे ज्यादा काउंटिंग नहीं आती क्या? बेटा इतनी ही जरूरत है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं अपन को। चलो बेटा 13 14 सिलेबस में नहीं अपने, तो ये ध्यान रखना। चलो बेटा बात करते हैं, अब तो समझ गए होंगे कौन सा क्या करना है, कौन कौन से आइटम रिमूव हो गए, कौन से रिमेनिंग है, तो कैसे करना है समझना बच्चों। कैसे, ए की अगर मैं बात करूं तो ए देखो बेटा कहां पर है, ए एससीसी में बोल रहा है, तो एससीसी में हमें पता है ओनली एंड ओनली कहां होता है, कॉर्नर पर तो होता है।
ऐसा कोई प्लेन है, समझने के लिए मैंने बोला है प्लेन बच्चों, किसी बच्चे को अभी क्या यानी बीच में से काट दिया था, याद है ना, ठीक है। अभी क्या एक बच्चे के दो बच्चे बना दिए थे, तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, देखो बीच में से काट दिया तो दो पार्ट हो गए, वैसे प्लेन बोला, प्लेन बोलते समझ जाना क्या करना है, यानी बीच में से काट देना है, दो पार्ट बना दो, क्लियर है, ठीक है। पेपर में ध्यान रखना, पेपर पे जो डायग्राम होगा उसमें तुम जरूर कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वो 2D में होगा, जबकि हमें दिमाग किस में लगाना है, 3D में लगाना है, रजनीकांत स्टाइल में। आ गया समझ में, इसका मतलब हो कैसे रहा है बेटा समझना, देखो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा क्या, रूम के अकॉर्डिंग समझना, रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन करना, क्लियर। और तुम्हें इसमें तो कोई समझाने की जरूरत नहीं, इस रूम में ये जो पट्टी है आपके लिए लगाई गई बेटा, इसीलिए। आ गया समझ में, देखो बेटा इसमें क्या क्या बीच में देखो, जो डार्क ब्लू कलर में बेटा पट्टी है, देखो आप देख सकते हो बेटा, ये अरे रोहित इधर उधर क्या देख रहे हो, ये रही बेटा, ठीक है, ये रही, बावड़े हो गए क्या चलो बेटा देखो कौन सी रूम की सर बात कर रहे हैं, इसी रूम की बेटा, बात समझ में आई क्या। ऊपर देखो व्हाइट है, नीचे थोड़ा सा लाइट ब्लू है, बीच में क्या डार्क ब्लू, इसी कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशली बेटा बनाई गई है समझाने के लिए। देखो तो क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लेन है, इस रूम को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लियर, अपर साइड और लोअर साइड, क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो बेटा कैसे, मैंने क्या कहा, ये जैसे बॉक्स है, इसमें ऐसा कोई प्लेन काट रहा हूं, बीच में से दो पार्ट कर दो, इसके दो टुकड़े कर दो, आ गया समझ में, यानी ऐसा कोई प्लेन काटा है। अब देखते हैं कौन कौन सा आइटम है चपेट में आएगा, लपेटे में आएगा। बेटा देखो ऐसे अगर दो पार्ट कर दे तो हमें पता ये आइटम, ये बताओ यस और नो बोलते जाना, फिर मैं बताऊंगा कितना आप सही बता रहे हो कितना गलत बता रहे हो। ये आइटम लपेटे में आएगा नहीं आएगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। ये वाला यस और नो, ये मत समझना सर इसे रेड लाइन के ऊपर आ रहा है इसलिए आप मतलब इसको हटा दोगे क्या, अपना दिमाग लगाते रहना, यस और नो में बताते रहना कि ये आइटम वास्तव में एक्चुअल में रिमूव होगा या नहीं होगा। सर ने क्या बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कितना समझ पा रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। आपको टाइम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है बेटा, थोड़ा खुद का माइंड डेवलप करना, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा देखो, वो कल एक फेस्टिवल पे मैं गया था, कल तो पता ही आपको ईद का फेस्टिवल था, तो कहीं फैमिली में खाना खाने गए थे, तो उस बंदे ने एक जुगाड़ बना रखा था, पानी का एक आता ना, तब अपन बोलते हैं बड़ा सा आता है, क्या बोलते हैं तुम्हारी साइड में उससे, हमारे साइड तो बोलते हैं ड्रम बोलते हैं उसे, बड़ा सा ड्रम बोलते हैं, हरियाणा में क्या बोलते रहे, ठीक है, ड्रम कुछ और बोलते होंगे, टैंकर बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे। तो वो ब्लू कलर का आता है प्लास्टिक का, तो ड्रम आता है, उसने ड्रम के अंदर कूलर बना रखा है, ठीक है। तो दो तीन जनों ने कमेंट किया, उसने पूछा कैसा है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो एक दो फ्रेंड ने कमेंट किया कि फालतू दिमाग लगाया, इतने में तो ओरिजिनल कूलर आ जाता है, इतने का तूने 900 का ड्रम लगाया, फिर 3000 की मोटर लगाई, फिर इसमें ये ब्लेड वगैरह ये सब फैन वगैरह ये सब लगाए, आगे जाली वगैरह वो लगाया, ये सब उसने जुगाड़ लगाया। तो बोले समथिंग 5000 की समथिंग दोनों वेस्ट कर दिया, पैसे लगा दिए, इतने नया आ जाता। मैंने कहा यही तो अपने इंडिया में कमी है, ठीक है, हर चीज़ को पैसों से तोलते हैं बात समझ में आई क्या। अपने इंडिया में जो क्रिएटिविटी होती है उसको मतलब सपोर्ट नहीं करते कि बंदे की क्रिएटिविटी तो देखो, अरे छोटे मोटे साइंटिस्ट यहीं से तो बनते हैं, अरे न्यूटन ने क्या क्या गिरा दिया ग्रेविटी से, ये पहले सेम ही तो गिराया था, बात समझ में आई क्या। अपने इंडिया में क्या कहते, बेवकूफ़ था, सेम लगे भाग जाता, कम से कम अच्छा होता थोड़ा सा, कितना मजा आता, बात समझ में आई क्या। अपने इंडिया में हमेशा प्लस माइनस हमेशा सोचते हैं, ऐसा कितना फायदा कितना नुकसान हो गया। माइंड की क्रिएटिविटी को हमेशा बेटा दिमाग में जोर लगाओ, ठीक है। एक्चुअल में कैसा हो रहा है, क्योंकि सीखने के लिए वही बात है, कोरोना पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेटा वही बात है, इसमें करोड़ों रुपीस खर्च हो रहे नहीं हो रहे। मार्स पे स्पेस पे आप देखते हो एक्सपेरिमेंट होते, करोड़ों रुपीस खर्च होते नहीं होते, स्पेस एजेंसी के जो भी है वो सब किस लिए, पैसे तो वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ नया डेवलप करने के लिए। साइंस क्या कहती है, यही तो कहती है, उसके बीच में पैसे कभी नहीं आते, ठीक है। तो तुम भी ध्यान रखा करो, कोचिंग टीचर्स पे खूब पैसे उड़ाया करो बेटा, ठीक है, पढ़ाई किया करो। तुम साइंस की हो आर्ट्स कॉमर्स की थोड़ी तो रट लोगे घर बैठ के, चलो तो मजाक की बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, हमेशा माइंड को क्रिएटिव बनाओ बेटा। क्रिएटिव का मतलब सोचते रहो। जैसे वो प्रिंस नाम का बच्चा आता है 11th में, 11th की कोई बच्चा क्लास अटेंड करेगा, सर ये कैसे होता वो कैसे होता, बोलना लाइव क्लास में उसके 50 डाउट आ जाते हैं, और अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है। और वो बच्चा 10th का है, अभी वो 10th का है वो बच्चा, सच बता रहा हूँ, उस बच्चे को जानबूझ के मैंने 11th की क्लास ज्वाइन कराई है। उसकी 2 सिस्टर है, दृष्टि कुमकुम, बच्चे जानते भी होंगे, उनका छोटा भाई है, 2 बच्चे, छविकांत और प्रिंस। प्रिंस के डाउट तो बहुत जबरदस्त आते हैं, सर ये छोटे छोटे जैसे चार्ज क्या होता है, आयन क्या होते हैं, ये बच्चे के दिमाग आना ही चाहिए। इंटेलिजेंट भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो डाउट होता है, पूछता जरूर है। इसका डाउट पूछ रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग माइंड क्रिएटिव है, इसके दिमाग में आ रहा है तभी तो पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि जितना बता दिया उतना रट ले, खुद के दिमाग में जो डाउट्स है बेटा डिस्कस किया करो, ये तुम्हारी शो करता है तुम कितने क्रिएटिव माइंड हो। उसके पेरेंट्स भी ऐसा 10th में है, वो बच्चा उसने बोले 11th की बुक्स तो सॉल्व कर चुका हो। मैंने कहा ऐसे बच्चे तो टॉप रैंक देते हैं। अरे टॉपर कभी टीचर नहीं बनाता, टीचर कभी टॉपर नहीं बनाता, टीचर तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकता है, टॉपर बनाता है तुम में कितनी, वही बात है कैपेबिलिटी, तुम कितने कैपेबल हो। मैंने उसके पेरेंट्स को समझाया ऐसे बच्चे तो टॉपर बनते हैं जो 10th के साथ 11th कर लेते हैं, और 11th के साथ 12th का कर लेते हैं, और 12th के साथ 11th 12th का वापस कर लेते हैं।
कुछ बच्चे सोचते हैं मैं तो 11th के साथ 11th का पढ़ूंगा, कोई फालतू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, 12th के साथ 12th का पढ़ूंगा और फिर टारगेट के साथ दोनों का पढ़ूंगा। तो ऐसे करते करते 12th के बाद ही 2 साल लगा देता है, क्योंकि जब तक उसका माइंड बुजुर्ग हो जाता है, ठीक है, कि वही चीज़ पढ़ी थी वही चीज़ पढ़ी थी, सर ने पहले भी वहीं से अटेम्प्ट उठाया था, सर ने कहा था एक्सिस में सर ने पिछले साल भी गोली मारी थी, इस साल भी गोली मारी है, कुछ नया तो बाला तो मारा ही नहीं, नई चीज़ तो बताई नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, बार बार वही चीज़ पढ़ते जाओगे तुम्हें बोरिंग लगती जाएगी। इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग में पढ़ लो बेटा, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। आपने हिंदी मीडियम बच्चे तो बहुत ज़्यादा मज़े देखना, आप 5-5 6-6 साल रिपीट करते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ गलती उनकी नहीं है, और थोड़ा गांव में थोड़ा कल्चर वैसे होता है, हर चीज़ को पैसों से तोलते हैं कि यहाँ करवाऊँ तो पैसे लग जाएंगे, मतलब वो थोड़े थोड़े पैसे करके 5 साल पढ़ा लेंगे, लेकिन अच्छे से फीस देके अच्छी जगह पे 1 साल में नहीं पढ़ाएंगे कभी, पैसे उतने ही लगने, फैक्ट है ये। इंग्लिश मीडियम बच्चा जल्दी सेलेक्ट हो जाता है, सच है ये, कि पेरेंट्स और बच्चे थोड़े एक्टिव होते हैं, उनको पता है टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, रियल मनी टाइम ही है बेटा, ये ध्यान रखना। फीस चाहे आप जितनी फीस देनी है आप 2 साल 3 साल में करके दो, चाहे 1 बार में करके दो, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये था माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाया करो। आपको जैसे मैंने ये डायग्राम बना के, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, टाइम दिया, तो बस ये थोड़ा सोचने का, ऐसा नहीं सर बोर्ड पे छाप देंगे हम नोट कर लेंगे। अपन को बेटा रट्टू तोता नहीं बनना, अपन साइंस के स्टूडेंट है, खाली सोचना है, ये करना वो करना, ठीक है। वही बात है, पानीपत का युद्ध वही बात है, 1546 में हुआ था, अब वही बात है, सर समझाएंगे तो भी 1546 में हुआ था, ठीक है। अब 1546 को क्या समझाएंगे सर, ये आर्ट्स कॉमर्स का काम है बेटा, ठीक है, ये करना तो वो करना, लेकिन साइंस का मतलब ही क्या होता है, क्रिएटिविटी बेटा, दिमाग में आना चाहिए, ये एटम साथ में दिमाग चला के रहा करो। जितना ज़्यादा रटाफिकेशन पे जोर दोगे सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होंगे। नॉलेज अगर गेन कर लिया तो सिलेक्शन भी आएगा, और सक्सेस तो ऐसी आएगी तुम मतलब सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। मैं हमेशा कहता हूँ टॉपर बच्चे कुछ मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, और खुद का इफर्ट ऐसा होता है तो ज़बरदस्त होता है। वो बच्चा 10th वाला जब मैंने बताया था अभी, अगर 12th के साथ 2 साल कांस्टेंट चल लिया, श्योर टॉपर है वो। टॉपर ऐसे ही तो होते हैं, 10th के साथ 12th का, और 10th के साथ 11th का, और 11th वाला क्या करेंगे, 12th वाला 11th के साथ ही कर लेते हैं। तो जब तक जो बच्चा 11th के साथ 12th का 12th के साथ करेगा, तब तक वो 11th 12th का सिलेबस 4 बार कर चुके होंगे। और जो नया बच्चा है उसने एक बार पढ़ा, वही चीज़ वो 4 बार पढ़ चुका है, तो 4 बार पढ़ चुका, नो डाउट उसने ज़्यादा गेन किया ही है, ठीक है। मस्त रागुड़ा थोड़ा सा अपने बेसिस पे जी जान लगा दो कि सब सिर्फ सिलेक्शन करवा सकते हैं, वो भी तब है जब सर को मैं साथ साथ फॉलो करूं। फॉलो करने का मतलब ये नहीं सर जहाँ जा रहे पीछे हो जाओ, सर राइट गए थे लेफ्ट गए, कौन सी गली में घुस गए इधर गए उधर गए। फॉलो करने मतलब जो बताया जाए, जो पढ़ाया जाए, एक एक चीज़ मेरे टिप्स भी होनी चाहिए। और मैं बच्चों को हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, जब 5-6 साल पहले पुरानी कोचिंग में था वहाँ पर जयपुर, तो वहाँ पे 2 बच्चे थे, अनीसा गुजर और सोनू यादव, एक लड़का एक लड़की, 11th क्लास में थे वो दोनों, 11th 12th में। उनको 2 साल पढ़ाया। उन बच्चों मैंने पहले किसी को नहीं बोलता, उन बच्चों मैंने चैलेंज के साथ बोला तुम 12th के साथ डॉक्टर बनोगे। फैक्ट है बेटा कि उन बच्चों को जो चीज़ बता दी, जो चीज़ लिखा दी। मैं जेई का लेवल 7 लेके चलता था, पेपर सेम देता था, तो जेई के पेपर में वो बच्चे, बाकी मेडिकल के बच्चे जहाँ पे 30-35 पे रह जाते उनके 40 क्वेश्चन सही होते थे 45 में। जेई के पेपर में मायने रखता 45 में 40 कर रहे हो। 11th 12th के बच्चे जो पहली साल पढ़ रहे हैं, और ऐसे लगते थे छोटे छोटे मरे से सिकुड़े से, ऐसे नहीं कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, एकदम बिल्कुल 0 फिगर में दोनों, ठीक है, एकदम सिकुड़े हड्डियाँ दिखती थी। लेकिन बच्चे का पढ़ने का तरीका, उन दोनों का कैचिंग पावर पढ़ने इतना ज़बरदस्त था, टीचर ने एक बार जो पढ़ा दिया क्लास में और रजिस्टर में नोट करवा दिया, वो किसी उनका गलत हो ही नहीं सकता। और स्टूडेंट यही होता है रियल में, टीचर ने जो चीज़ बोल के बता दी है, तुम्हें नोट्स में तुम्हें लिखा दिया है, तुम्हें समझा दिया, उसके बाद खुद को खुद से चैलेंज करना सीखो बेटा कि आज सर ने ये लाइन बोली है, इस कॉन्सेप्ट में मेरा क्वेश्चन जिंदगी में कोई गलत नहीं करवा सकता। हमारा कॉन्फिडेंस ही तो होता है तुम्हें सब कुछ कैसे क्या बना देता है। 2007 में सचिन को ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ब्रेड हॉग, उसने आउट कर दिया था। वो इतना खुश हो रहा था कि मैंने सचिन का विकेट लिया है, तो वो बॉल लेके सचिन के पास गया कि मैंने पहली बार सचिन को आउट किया जिंदगी में, इतने बड़े प्लेयर को, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को, तो सचिन का ऑटोग्राफ लूँ। सचिन ने साइन तो कर लिया, साइन करने के बाद नीचे लिख दिया नेवर विल बी हैपन अगेन, जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। सचिन का कॉन्फिडेंस है ये कि तूने आज तो मुझे आउट कर दिया, जिंदगी में दोबारा आउट नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोनों ने कम से कम 30-40 मैच और साथ खेले, और सचिन का विकेट लेने के लिए तरस गया लेकिन आउट नहीं कर पाया। वो सचिन है। कॉन्फिडेंस ऐसा था कि जिस बॉल पे बॉलर मुझे आउट करता था, मैं सबसे पहले जाके टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ के वो देखता था कि बॉलर ने मुझे आउट किया तो कैसे किया, मेरी गलती थी, एक्चुअल मेरी गलती थी या एक्चुअल में आउट होने वाली बॉल थी। फिर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके मैं ऐसी प्रैक्टिस करता था। बाकी के जो लड़के थे 3 से 4 घंटे उनको, क्योंकि बाकी तुम्हें पता है हर कोई सचिन थोड़ी बनता है, बाकी के प्लेयर को 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है खाली रो रो के, जबरदस्ती वो भी।
मजबूरी यार करनी पड़ेगी, 2-3 घंटे पार्टी के भी चाहिए, 10-12 घंटे सोने भी चाहिए, हर काम करनी चाहिए, 2-3 घंटे घर वालों से फ़ोन करना भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। टाइम सबके पास उतना ही होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबका डिफरेंट होता है। सचिन इसीलिए सचिन थे। मैच से पहली नाइट उनको 9 बजे सोना होता था, सोना ही होता था, ताकि मैच के टाइम रात को ये नहीं रात को 2-3 बजे तक पार्टी कर रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, माइंड फोकस ही नहीं कर पा रहा। इसलिए वो सचिन है कि टीवी पर आकर देख के सिर्फ मैं पहले समझता था गलती कहाँ हुई है, और उसके बाद मैं खाना खाते थोड़ी देर रेस्ट करके खाली प्रैक्टिस पे लग जाता था, और उस शॉट की मैं 1000 टाइम प्रैक्टिस करता था कि उस शॉट पर उस बॉल पर दोबारा बॉलर मुझे गलत कर ही ना सके। ये तो सचिन थे जिनको कम से कम 40 टाइम अंपायर ने गलत आउट दिया था। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तुम्हें पता है ना। आज जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई प्लेयर उनके आसपास ही नहीं है, उनको गलत आउट दिया गया था काफ़ी बढ़ता हो, लेकिन चुपचाप चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी थी नहीं, अंपायर से गलती हो जाती है नो डाउट, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी बोला नहीं। जिन प्लेयर को, जिन बॉलर को, उनको भी वही बात है, उन्होंने फेस किया है। आज वाले प्लेयर तो कांपने लग जाए उनको देखते ही। या मुरलीधरन जिनकी शक्ल इतनी हैंडसम थी, आप खुद ही कदम मैं तो नहीं खेलूंगा। कहने का मतलब ये है, कहने मतलब बेटा हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला बनो। सचिन जब 16 साल के खेलने लगे थे तभी पाकिस्तान के बॉलर थे वसीम अकरम और अब्दुल कादिर स्पिनर या फिर वकार यूनिस, जिनकी बॉलर से डरते थे सब। नवजोत सिंह सिद्धू जो आज MP, वो खुद कहते हैं कि जब पहली बॉल उसके नाक पे लगी थी, ब्लीडिंग होने लग गई, तो सबने सोचा 16 साल का बच्चा मर गया। जितनी फास्ट थी, हमें तो बॉल ही नहीं दिखाई दे रही थी। ये बच्चा क्या करेगा, छोटा सा बच्चा था, 16 साल का पहला मैच था। हमने पहली बॉल आती उसके नाक पे लगी, उन्होंने बाउंसर मारी, नया बच्चा है इसको तो ले रहेंगे। अरे शेर हमेशा लाइन टाइगर या अटैक करते हैं, किस पर करते हैं, बच्चे पे करते हैं। देखा होगा कभी, कोई देखा होगा। अरे कभी PUBG की दुनिया से बाहर निकले हो क्या, PUBG फ्री फायर से, ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकलो कभी। बेटा ये बात है जो टीवी पे दिखाते हैं, ज्योग्राफी चैनल, उन पे देखना, जिंदगी में बहुत चीज़ सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात जो लाइन टाइगर होता है उसका फोकस देखना अटैक करने का। कमजोर पे अटैक करो, तुम्हारा भी होना चाहिए, कमजोर क्वेश्चन पे तो अटैक करना ही करना है। और जो स्ट्रॉन्ग अच्छा क्वेश्चन होता है उस पर फोकस कैसा होना चाहिए, वो तुम्हें यही सिखाएगा। ईगल हो चाहे लाइन टाइगर हो, मतलब इनका तुम अटैक करने का तरीका देखना। जो सामने वाला तुम्हारा अगर शिकार अगर कमजोर है, उसको तो हाथों हाथ छेप दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस ऐसा रखो कि उसका वीक पॉइंट ढूंढो। इस क्वेश्चन में मुझे कहाँ हिंट दिया है अटैक करने लायक, इसको मैं कैच करके आगे क्वेश्चन को अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों हमेशा थोड़ा फोकस करो। देखिए जब पहली बॉल उसके नाक पे लगी थी तब सबने कहा ये तो गया, डॉक्टर मैदान पे आए इसको बाहर लेके चलो। नवजोत सिंह सिद्धू बोले मैं तो मुंह फेर के खड़ा हो गया, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था उस बच्चे को। फिर पीछे से आवाज़ आई मैं खेलेगा, मतलब मराठी में बोलते हैं मैं खेलूंगा। ठीक है, यानी अपन में से होता तो शायद वो बात जाके सो जाता, मैं नहीं खेलूंगा। बॉलर अपन को ये भी कहता है कि बेटा खेल ले, आपकी बार नहीं मारूंगा, अपन फिर भी क्या कहते हैं मैं तो नहीं खेलूंगा। कहते नहीं कहते, रोहित ये कहते कि मैं खेलेगा। अपन कोई होता है अपन ये कहते हैं मैं तो बाप की कसम किसी हाल में नहीं खेलूंगा। अपन यही तो कहते हैं, यानी मतलब हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन शायद हम उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते। अपन ये कहते हैं मैं तो किसी हाल में नहीं खेलूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए, खेलना ही छोड़ दूंगा। उस बच्चे का जवाब था मैं खेलेगा। अगली बॉल पे उसने कई बॉलों पे शानदार बाउंड्री मारी और मैच भी बचाया, इसलिए वो सचिन है। सामने वाले बॉलर ने तुम्हें आते डराने की कोशिश की, एग्जाम हॉल में तुम्हारा बेटा ऐसे ही होता है। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ वही बात है, बॉलर तुम्हारे सामने हमेशा एग्जामिनर बॉलर की तरह, टीचर और एग्जामिनर, वो तुम्हें आउट करने की सोचेंगे। तुम्हारा जवाब होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सचिन की तरह, और अटैक होना चाहिए सहवाग की तरह, कि कैसी भी बॉल फेंक दे, मारूंगा तो मैं मारूंगा। तुम कैसा भी क्वेश्चन दे दो, कैसा भी कॉन्सेप्ट दे दो, सही करूंगा तो करूंगा। तुम खुद ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है बेटा, तो तुम आधे 8 तो वैसे ही हो गए, तुम्हारा आंसर आज 50% तो रॉन्ग वैसे ही हो गया। हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। अरे इंटरव्यू में कभी भी पूछते हैं आंसर क्या है, ये बाद में पूछते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है ये पूछते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, उससे पूछा था तुम्हारा आइडियल कौन है, लिविंग लेजेंड कौन है आइडियल में। ठीक है, उसने बोला इंदिरा गांधी। मतलब वो विनर बनी, आके उसे पता चला मेरा तो आंसर रॉन्ग था। उसने आइडियल मतलब लिविंग में पूछा था, लिविंग लेजेंड आइडियल कौन है, इंदिरा गांधी डेथ तो कई साल पहले हो चुकी है। फिर उसने रिक्वेस्ट करके वापस उनसे मिली जज से, मेरा आंसर रॉन्ग था तो मुझे विनर क्यों बनाया, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुमने जो आंसर दिया इंदिरा गांधी के बारे में और उस पर जो तुमने 2 लाइन बोली पूरे कॉन्फिडेंस से, वो हमने देखा। आंसर क्या वो नहीं देखा, वो विनर बनी। मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, तुम कैसे हो क्या वो सेकेंडरी है, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होता है जो तुम्हारी सक्सेस को 50% सिक्योर कर देता है। क्या समझ में, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं करूँगा या नहीं करूँगा, इन सब चीज़ों को साइड कर दो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जी जान किसी काम को करो,
ऐसा करो वास्तव में, हार में चाहे जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत अलग बात है, लेकिन खुद पे प्राउड होना चाहिए। मैं लड़ा था, खेला था, ऐसा नहीं मैं नहीं खेलूंगा ठीक है, मैं तो किसी हाल में नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं बेटा। लड़ो, हमेशा एक फाइटर बनो, फाइटर बनो। तुम हार भी जाओगे तो लोग तुम्हारी हार को भी याद रखेंगे। लड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम इस तरीके से हार रहे हो, पीठ दिखा के भाग रहे हो, लोग खुद कहते ये लड़ाई क्यों था, इससे अच्छा लड़ता ही नहीं, फेस ही करता ही नहीं है काम। ऐसे काम करो लोग हमेशा प्राउड करें, क्योंकि कहने मतलब लोग प्राउड कब करेंगे, इसका मतलब जब तुम ईमानदारी से काम करोगे। और मैं हमेशा ये बात इसीलिए कहता हूँ, अगर तुम काम ईमानदारी से करोगे तो ज़िंदगी तुम्हें उस लेवल पे ज़रूर लेके चली जाएगी। सभी डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनते हैं बेटा जो बनने आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सारे नहीं बनते, लेकिन मेहनत 50% करते हैं, नो डाउट 50% हार्डवर्क करते हैं, लेकिन सिलेक्ट इसमें हो जाते हैं 2% 5%। बाकी जो 45% बच गए वो ज़िंदगी के इस लेवल पे ज़रूर चले जाते हैं कि अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी को प्राउड के साथ जी सकते हैं। वो उनको किसी के आगे हाथ में फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे ये दो, मैं तुझे ये दूँ, तो औरों को दे सकते हैं। कहने का मतलब ईमानदारी से एफर्ट करोगे, अपनी ज़िंदगी में क्या लिखा है वो ज़िंदगी अपने आप बना देगी। अपना काम क्या है, हार्डवर्क करना, एफर्ट करना, और वो एफर्ट ऐसा होना चाहिए कि हमें खुद पर प्राउड हो। वह प्राउड तब होगा जब ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से काम मतलब बिल्कुल जी जान लगा दो बेटा, जो कर रहे हो उसमें तुम्हारे दिमाग में एक्सक्यूज़ नहीं आना चाहिए, बहाना नहीं आना चाहिए, ये हो गया था वो हो गया था। डिस्ट्रॉय कर दो खुद को। डिस्ट्रॉय मतलब सक्सेस के आगे सबको साइड कर दो। सक्सेस के आगे ना मुझे कुछ दिखाई देता है, ना मुझे कुछ सुनाई देता है। आ गया समझ में, ठीक है। अरे हमसे कोई पैसे मांगता था, हमें सुनाई देता है क्या? नहीं, हम क्या कहते हैं, हमारा पैसा वाला कान खराब है कहने का मतलब क्या है, बाकी तुम्हें कोई कितना डाइवर्ट करने की कोशिश करे, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, चाहे रिलेटिव हो, ये है वो है, सबको साइड कर दो। आ गया समझ में। सक्सेस होना है तो होना है, तुम्हारे खुद में ये कॉन्फिडेंस है तो ये मान लो सक्सेस आदि तो वैसे कवर हो गई। तुम्हें एक दुनिया को डेट बतानी है कि इस डेट को मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, खत्म। गया समझ में। एक लाइव इंटरव्यू देख रहा था, एक कोचिंग का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस बच्चे का मैंने देखा, इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, नॉर्मल सा बच्चा था गाँव का, बोला कि मेरे बड़े भाई को डॉक्टर, मतलब मैं बड़े भाई को मतलब पता नहीं शायद कंपाउंडर का काम करता था, बोले हॉस्पिटल में चलाने के लिए डॉक्टर का असिस्टेंट था, तो बोलते थे और कंपाउंडर ऐसे छेड़ते थे, बड़ा भाई डॉक्टर बन गया। उस लड़के ने लास्ट में जवाब दिया कि आज तो तुम मुझे कंपाउंडर बोल लो, लेकिन कल मैं कंपाउंडर नहीं रहूँगा। बोले क्यों, काम छोड़ रहे हो क्या? बोले कल मेरा एग्जाम है नीट का और कल मैं डॉक्टर बनूंगा। पिछले साल की बात है ये। उस बच्चे लाइव इंटरव्यू देखा कि आपके बारे में ऐसी कोई बात जो बच्चों को मोटिवेशन मिले। कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, पूरा गाँव छेड़ता था और कंपाउंडर में बड़ा भाई डॉक्टर बन गया, मुझे जानबूझ के छेड़ते थे, तो कंपाउंडर तो बन ही जाएगा। इंटेलिजेंट तो नहीं है उसकी तरह, तो इंटेलिजेंट मैं नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा हार्डवर्क किया, मैं सोचा इन तानों से मुझे ऊपर उठना है। ये जो कमेंट्स करते हैं एग्जाम के पहले दिन, एक दो लोगों ने कहा और कंपाउंडर क्या हाल है? बोले कोई बात, आज मैं कंपाउंडर कह लो मेरे को, लेकिन कल मैं कंपाउंडर नहीं रहूँगा। बोले क्यों? तो कल मैं भी डॉक्टर बन जाऊँगा। अगले दिन वही बात है, नीट का पेपर देते ही वो सबसे पहले उन्हीं के पास गया, बोले ये तो मेरा स्कोर और स्कोर, तो मैं श्योर सेलेक्ट हूँ, तो डॉक्टर भी बनाओ, मेडिकल कॉलेज मेडिसिन मिल गया उससे। कहने मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये कब बोलेगा। मैंने सचिन का उस बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया, हमारा इंटरनल हार्डवर्क होता है ना, वो कॉन्फिडेंस को अपने आप डेवलप कर देता है। जिंदगी में तुमने देखा होगा बेटा, हम डरते कब है? जब हम चोर होते हैं। चोर होने का मतलब कैसे नहीं कोई चुराना, चोर का मतलब क्या होता है, जो काम करना चाहिए उसमें ईमानदार नहीं होना, चाहे फैमिली हो चाहे टीचर्स हो, हम वही बात है। इससे छुपते कब है? जब हमने पूरा काम ईमानदारी से नहीं किया हो। चोरी करने मतलब जो तुम्हें करना चाहिए वो तुमने नहीं किया, और क्या, कुछ भी किया हो तुम्हारी मर्जी है। अपना काम ईमानदारी से करोगे, हम पूरे प्राउड के साथ टीचर्स हो चाहे पेरेंट्स के सामने आते नहीं आते? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। तो तुम्हारी ईमानदारी मतलब जो तुम्हें करना चाहिए उतना तुम कर रहे हो और वही कर रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी सब कुछ तुम्हें अपने आप लोगों के सामने मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बात करनी है, क्या मुझे करना है, मेरा स्टैंडर्ड क्या होगा, करियर क्या होगा, सब कुछ अपने आप डिसाइड कर देगी। बस इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा ईमानदार होना काम के लिए। आ गया समझ में। काम मतलब चाहे तुम टीचर हो तो तुम्हारा पढ़ाना, स्टूडेंट हो तो पढ़ना, जो भी तुम जिस प्रोफेशन में हो, अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार हो बेटा। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी ड्यूटी मतलब जो तुम कर रहे हो, और अपने पेरेंट्स, इन दो के लिए हमेशा ईमानदार हो। बाकी चाहे फ्रेंड सर्किल है, टीचर्स है, रिलेटिव है, उनके साथ तुम चीटिंग कर दोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स और कैरियर के साथ अगर चीटिंग करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये मान के चलना। आ गया समझ में। अच्छे से पढ़ा करो बेटा, कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना एवरेज स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने टीचर जो टॉपर्स होते हैं उनको गलियों में घूमते देखा है, जो एवरेज बच्चे आते थे उनके होर्डिंग्स देखे हैं सिलेक्टेड के। कई साल कई बच्चों को बनाए बनते देखा भी है, खुद भी बनाया, अदर कोचिंग्स के एग्जाम्पल भी देखे हैं, कई जगह ऐसे केसेस देखे हैं।
रीज़न एक ही था, वो जी जान लगा के लगे रहे। जो टॉपर्स थे उनके दिमाग में आ गया मैं तो 10th और 12th में टॉपर हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ, बाद में यहाँ से टाइम नहीं मिलता। जो एवरेज वाला था उसे पता है मुझे हार्डवर्क करना है, उसने 2-3 साल ऐसा हार्डवर्क किया कि 10th और 12th की सारी गलती को उसने रिकवर कर दिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी का जो 1-2 साल तुम्हें मिलता है, पीछे तुम क्या हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे तुम क्या हो, ये कैसे क्या बनोगे कैसे डिसाइड होगा, तुम क्या कर रहे हो। आ गया समझ में। जो बच्चा इस साल एग्जाम देगा उसके लिए भी अप्लाई होता है, जो नेक्स्ट सेशन अप्लाई देंगे एग्जाम कर देंगे उनके लिए भी अप्लाई होता है कि जितना टाइम तुम्हें मिल रहा है मुझमें उसमें अपना 100% नहीं 200% देना है। 100% का मतलब तो ये है, वही बात है, जितना करवाया जा रहा है उतना करना ही करना है। बीच में जो भी बैरियर आए मुझे उससे डाइवर्ट नहीं होना है। साथ वाले क्या कर रहे हैं, फैमिली क्या कर रही है, रिलेटिव क्या कर रहे हैं, हर दूसरे दिन तुम डाइवर्ट हो जाओगे, तुम सक्सेस तक जा ही नहीं सकते, फिर तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा सकता बेटा। इस तुमने डिसाइड कर ली मेरे कैरियर के लिए ये सही है, उस पर फोकस करो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत बोले फिर भी पता होना चाहिए मैं सही हूँ। उसके लिए ईमानदारी से काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ में आ गया। तो ये ध्यान में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि टीचर ने जो लाइन बोल दी, अनीसा सोनू गुजर का एग्जाम्पल हमेशा मैं देता हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चों का, जिन टीचर ने जो लाइन हमने बोल दी थी कोई टीचर उनका क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता पूरी साल, जो चैप्टर पढ़ा दिया उसका, वही तो रियल स्टूडेंट होता है हमेशा। एंड वो नहीं, वही बात है, अच्छा बन धन के अच्छे कपड़े पहन के आए, टीचर के आगे पीछे घूम रहा है, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, स्टूडेंट वो होता है टीचर ने जो उसके करियर के लिए बोला है, चाहे वो मोटिवेशनल कोई बात हो, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो उस चीज़ को कैच करेगी, सर ने ये बोला है तो क्यों बोला है, इसका मतलब इस बात को मुझे फॉलो करना है, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे कोई अच्छी बात हो, इस चीज़ को मुझे हमेशा ध्यान रखना, इससे मुझे अलग नहीं जाना है, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। अलग जाओगे खुद का ही नुकसान करोगे। ठीक है, टीचर्स क्या कहते थे, पेरेंट्स क्या कहते थे, ये बातें तुम्हें समझ में कई साल बाद आएगी। टीचर ये 2 स्पीशीज ऐसी है जो कभी तुम्हें बुरा नहीं कहेगी, तरीका बुरा हो सकता है लेकिन उनका वो जो प्लान होता है बेटा वो कभी बुरा नहीं होता, मकसद हमेशा सही होता तुम्हारे लिए, ऐसा हो तो वैसा हो तो तुम्हें अच्छा ही कहेंगे, यानी तुम्हें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आई क्या, यस और नो। जो भी चीज़ करते हो बेटा अच्छे से किया करो, पूरे फोकस पूरी एनर्जी के साथ पूरी जी जान लगा किया करो बेटा, ये टाइम में निकल जाएगा, टाइम बार बार नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो बेटा देखो, यानी मतलब क्या बच्चों, अपन ने क्या कहा, एससीसी की अपन बात करें तो एससीसी के लिए अपन ने क्या कहा बेटा, एटम कहां पर एससीसी में है, एससीसी मतलब एससीसी में कहां कहां होते हैं, कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने 8 कॉर्नर एटम बना दिए, क्लियर है। और बी कहां बोला था बच्चों, बॉडी सेंटर फेस सेंटर, तो बॉडी सेंटर पर बना दिया, फेस सेंटर पर बना दिए, लेफ्ट साइड राइट साइड अप फ्रंट साइड बैक साइड अपर साइड लोअर साइड, क्लियर है। सी कहां पर है, ए सेंटर, तो ए सेंटर पर बना दिए हैं, क्लियर है। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। एक प्लेन के रेस्पेक्ट, मुझे बुरा तब लगा कि मैंने 4 दिन पहले बताया था एक्सिस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ये भी याद नहीं है। किसी आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट, किसी गांव के बुजुर्ग को भी बता देता है ये एक्सिस होता है ताऊ जी, ये प्लेन होता है। अब 2 दिन बाद उनको पूछता तो वो भी बता देते कि बेटा तुमने एक्सिस ये बताया था, प्लेन ये बताया था। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने उस टाइम में बताया था बेटा, किसी को गोली मारेंगे बुलेट सीधी जाएगी, वो एक्सिस है, एक लाइन में जाएगी। आ गया समझ में। तलवार से काट देंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, आर पार हो जाएगा, वो प्लेन है। आ गया समझ में। फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा जो 4 दिन पहले बताया गया था, तब थोड़ा बुरा लगता है। ऐसी लॉलीपॉप चीजें बेटा, ये तो कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये एक्सिस क्या प्लेन क्या है, साइंस का कॉन्सेप्ट थोड़ी है। सीधी सी बात है, तो याद रखने वाले टीचर ने बताया था, और एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि लंबे टाइम में याद रख सको। वो लिखाया भी है, सबसे बड़ी बात तो सिर्फ बोल के नहीं गया, कॉपी में लिखाया है, खोल के देख लेना। यूनिट सेल वाले में 2 पॉइंट लिखाए हैं, एक्सिस मतलब ये, प्लेन मतलब ये, एक्सिस 1D प्लेन 2D। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो मैंने क्या कहा, ऐसा कोई प्लेन बोला है, ऐसा कोई प्लेन बोला है, क्या करना, उसके रेस्पेक्ट में सभी एटम को रिमूव कर रहा है। जैसे रूम वाला केस मैंने क्या बोला बेटा, ये जैसे माना ब्लू कलर की आप पट्टी देख रहे हो, स्ट्रिप देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्लेन काटे तो पूरे रूम को डिवाइड कर दे 2 पार्ट में, अपर साइड और लोअर साइड, क्लियर। ठीक है, इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में जैसे मैंने बताया, इस बॉक्स को क्या करें, कंप्लीट बॉक्स है बेटा। ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा, रूम को तो काट दिया, अब बॉक्स को काटेंगे। देखो इधर ध्यान दो, इस बॉक्स को क्या करें बेटा, ऐसे क्या करें, इसके आर पार क्या करें, ऐसे किसी प्लेन से इसके 2 पार्ट कर दे। आ गया समझ में। ठीक है बेटा, इसके 2 पार्ट कर दे, तो वैसे ही अपन ने किया है। अब मैंने कहा था बेटा 2D में डायग्राम बनाया, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको आंसर हमेशा देना है 3D समझ के, रूम के अकॉर्डिंग। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हो तो रूम को इमेजिन करके देना है, क्लियर। अब देखो ऐसा अगर मैं क्या करूंगा, कोई प्लेन बनाऊंगा तो कौन कौन सा एटम है रिमूव होगा। जैसे मान लो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप वाला एग्जांपल अपने दिया, ऐसा कोई प्लेन होगा तो ये बताओ कॉर्नर एटम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कॉर्नर एटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो सेफ रहेंगे। आ गया समझ में, यस और नो। इसका मतलब ए एटम कहां पर, एससीसी यानी कॉर्नर पर तो होता है बच्चों। इसका मतलब एक कॉर्नर एटम कितना, 1/8 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने कॉर्नर एटम है, 8 ही होते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है। ठीक है, बी कहां पर था,
बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, बॉडी सेंटर फेस सेंटर एटम की बात करें तो ऐसा कोई प्लेन होगा तो बॉडी सेंटर एटम रिमूव होगा या नहीं होगा? यस और नो? तबीस, ऐसा कोई प्लेन होगा तो बॉडी सेंटर एटम रिमूव होगा या नहीं होगा? रोहित, यस और नो? जतिन, प्रेक्षा, फसल, रिमूव होगा बेटा। यही बात तो मैं बोलना चाह रहा हूं। क्या? अरे सीधी सी बात है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में बात करें, ये प्लेन रूम के आर पार होगा, बीच में सेंटर से पास होगा, तो सीधी सी बात है इस बॉडी सेंटर वाला एटम इस प्लेन के ऊपर आएगा नहीं आएगा? मैंने क्या बोला? प्लेन का मतलब ही तो क्या है बेटा? आर पार है। आ गया समझ में? इसका मतलब देखो, ये जो स्ट्रिप जाएगी ये आर पार रूम को काटे तो हमें पता रूम के सेंटर से तो पास होगी बेटा, ठीक है। यही बात तो अपन ने बोली है। क्या इस बॉक्स को बीच में से दो पार्ट कर दे तो ऐसा दो पार्ट करेंगे तो ये इसके सेंटर से पास होगा नहीं होगा? सेंटर वाला, यानी सेंटर वाला एटम भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा देखो बी कहाँ है? बॉडी सेंटर फेस सेंटर, यानी बॉडी सेंटर वाला एटम रिमूव हो गया बेटा। अब बात करें फेस सेंटर, ऐसा कोई फेस सेंटर होगा तो ये बताओ ये वाला फेस सेंटर एटम रिमूव होगा नहीं होगा? यस और नो? बिल्कुल बेटा होगा। ये वाला फेस सेंटर एटम रिमूव होगा नहीं होगा? बिल्कुल बेटा होगा, ठीक है। ये राइट साइड वाला रिमूव होगा नहीं होगा? होगा सर, लगा तो रखा है, बिल्कुल बेटा होगा। ये वाला बिल्कुल बेटा ये भी रिमूव होगा। यस और नो? ये वाला रिमूव होगा क्या? यस और नो? नो। ये वाला रिमूव होगा क्या? नो बेटा, वेरी गुड। कैसे? रूम के अकॉर्डिंग समझते रहो। ऐसा कोई प्लेन होगा, अब समझते जाना अच्छे से, ऐसा कोई प्लेन होगा तो देखते हैं बेटा ऐसे कौन कौन से फेस सेंटर एटम जा रहे हैं। ऐसा कोई रूम के आर पर प्लेन होगा तो राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, फ्रंट साइड वाला, बैक साइड वाला फेस सेंटर एटम जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा बेटा। ऐसा कोई प्लेन है, इससे अपर साइड और लोअर साइड फेस सेंटर एटम पर कोई फर्क पड़ा क्या? नो बेटा, ये देखो एज इट इज है। क्लियर? जैसे इसके अकॉर्डिंग मैंने बात की बेटा, देखो इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो ऑनलाइन वाले बच्चे। ऐसा कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है, मैंने ऐसे काट दिया, सपोज करो ऐसे काट दिया, तो इससे क्या होगा? ये प्लेन इस बॉक्स को अगर मान लो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा तो अपर साइड वाला फेस सेंटर एटम, लोअर साइड वाला फेस सेंटर एटम, फ्रंट साइड वाला, बैक साइड वाला, ये क्या होगा? इस प्लेन के ऊपर आएंगे नहीं आएंगे? जो जो इस प्लेन के ऊपर है वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस साइड वाला प्लेन फेस सेंटर, इस साइड वाला फेस सेंटर, इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो बेटा, ये इस प्लेन पे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यही मैंने बोला है, ये एटम और ये एटम, ये इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो ये रिमूव नहीं होंगे। क्लियर है? चलो अब बात करें बी की। बी हमें पता है, बॉडी सेंटर पता, वो रिमूव हो गया। और कहां पर बच्चों इसके अलावा? फेस सेंटर। फेस सेंटर की बात करें, एक फेस सेंटर वाला कितना होता है? 1/2 पार्ट। यस और नो? टोटल कितने फेस सेंटर है? 6 फेस सेंटर बेटा। 1 2 3 4 5 6 है। 6 फेस सेंटर में कितने रिमूव हो गए? 4। कितने बच गए? 2 बच गए बेटा। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2। कितना हो गया? 1। काम खत्म, ठीक है। बात करें सी। सी कहां पर बच्चों? एस सेंटर पर। तो देखते हैं एस सेंटर कौन कौन से रिमूव होंगे, ये बताओ। ये वाला एस सेंटर रिमूव होगा या नहीं होगा? यस और नो? ये वाला रिमूव होगा नहीं होगा? ये वाला रिमूव होगा नहीं होगा? यस और नो? ये वाला रिमूव होगा नहीं होगा? ये वाला रिमूव होगा नहीं होगा? ये वाला, 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 बाकी रिमूव होंगे क्या? मेरा कहने का मतलब क्या? रूम के अकॉर्डिंग इमेजिन करना बेटा। कैसे समझना? इधर ध्यान दो। अपने ऐसा कोई प्लेन काटा था, इधर समझते जाना। ऐसा कोई प्लेन अपने काटा था रूम के आर पार, तो हमें पता ये वाला ए सेंटर एटम जाएगा नहीं जाएगा? जो इस प्लेन के ऊपर आएगा वो रिमूव हो जाएगा। ये वाला ए सेंटर एटम जाएगा नहीं जाएगा बेटा? जाएगा। वो वाला ए सेंटर जाएगा नहीं जाएगा? ये वाला जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा बेटा। क्लियर? इसका मतलब ऊपर वाले जो एज है बेटा, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझते रहे हो ना? इन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। वैसे ही नीचे वाले जो फ्लोर है बेटा, देखो फ्लोर के जो क्या होगा? ए सेंटर है, इधर वाला, ये वाला, इधर वाला और वो वाला, इन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो बेटा। वैसे अपन इसमें समझ सकते हैं कैसे? ऐसे बीच में से कोई प्लेन काटा है तो देखो कौन कौन से ए सेंटर जाएंगे? 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। इधर वाला 1 2 3 4, इन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। इस साइड वालों पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही बात तो अपन ने कही है कि ऐसा कोई बॉक्स था आर पर ऐसे काट दे तो क्या होगा? ये जो 4 है बेटा, देखो मेरे फिंगर की पोजीशन देखो, ये 4 ए सेंटर एटम रिमूव हो जाएंगे। बाकी ऊपर वाले एज पर, नीचे वाले एज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे? एक ए सेंटर कितना होता है? 1/4 पार्ट। टोटल कितने करेंगे बेटा? टोटल कितने करेंगे? अरे 12 से हमें पता 4 तो रिमूव हो गए, कितने बच गए? 8 बच गए। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 8 करेंगे, यानी कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? यानी क्या हो गया बच्चों? A1 B1 C2, या फिर क्या लिख सकते हैं? AB C2। समझ में आ गया? क्लियर? इसके आंसर सही थे। चलो कहां गलती करी आप समझ गए? ठीक।
मतलब इसने बॉडी सेंटर वाला नहीं काटा था, B2 बताया था तूने, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना, ठीक है। जो जो लाइन के ऊपर आ रहा है वो किए, रिप जरा बीच में आ रहा है ना, बिल्कुल। जल्दी नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलो बेटा देखो, यूनिट सेल वाले क्वेश्चन तो ये तो ऐसे पूछ लेगा, यहाँ पर एटम है, वहां पर एटम है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ये क्वेश्चन तो जैसे हम डिस्कस किया हमने, कैसे पूछ सकता है। एक बच्चे देखो नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहा है 2-4 साल से, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कैसे करना क्या करना, टिपिकल तो नहीं होता लेकिन क्वेश्चन अच्छा बनता है। लिखो बेटा, इनिशियल is crystallized in FCC unit cell. NaCl is crystallized in FCC unit cell. NaCl is crystallized in FCC unit cell. Then calculate Then calculate the total number of unit cells. Calculate the total number of unit cells in 117 ग्राम ऑफ, पे डाटा लिखा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 117 ग्राम ऑफ NaCl, 117 ग्राम ऑफ NaCl। लिख लिए, ब्रैकेट में लिखो बेटा, देखो MW ऑफ Na प्लस इक्वल टू 23 एंड Cl इक्वल टू 35.5, ये दोनों का MW हमें दे रखा है। लिख लिए, चलो बेटा ये अलग ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, अच्छे समझना कैसे करना है क्या करना है, ओके समझना। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, NaCl अगर बोला है, NaCl बच्चों किस में बोल रहा है, FCC में क्रिस्टलाइज्ड है, आपको अलग अलग लैंग्वेज जरूर दे देगा। मतलब क्या है, NaCl यूनिट सेल कैसी है बेटा, FCC के जैसी है, क्लियर है, एक्चुअल में होती भी ऐसे ही है, कैसे होगी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। अभी ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, NaCl की स्ट्रक्चर यूनिट सेल कैसी है, FCC के अकॉर्डिंग है। FCC देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए Z इक्वल टू कितना होता है 4, यस और नो, यस और नो। अरे हमें पता है FCC के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z कितना होता है 4 होता है, कैलकुलेट करके देखा था, याद है ना। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, देखो बेटा दिमाग कैसे लगाना, कंपेयर कैसे करना, समझना। FCC की एक यूनिट सेल, इधर ध्यान दो बेटा, इधर बोर्ड, इधर उधर नहीं, इधर कहने मतलब क्या बेटा, FCC की एक यूनिट सेल अगर है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, और है बेटा, यस और नो। अरे ये नंबर ऑफ एटम किस में आते हैं, एक यूनिट सेल में तो आते हैं, इसका मतलब 1 यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं 4। देखो कैसे कंपेयर करना है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम अगर 4 है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है 1 है, क्लियर है। मुझे जो जितना वेट दे रखा, इसको थोड़ा मोल से लिंक कर दिया है, मुझे वेट दे रखा इतना ग्राम, इस वेट से मेरे पास ये बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं नहीं आ सकते, आ सकते हैं बेटा, क्लियर है। इसका मतलब अगर 4 एटम थे तो 1 यूनिट सेल है, इतने एटम होंगे तो इतनी यूनिट सेल हो जाएगी, चूंकि यू की लगा के कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, यस और नो। इतने में इतनी, 4 एटम में इतनी यूनिट सेल है तो 1 में इतनी होगी, एक्चुअल में इतने नंबर है, कितने नंबर ऑफ एटम इस वेट के में कितने होंगे ये कैलकुलेट करेंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल तो इतनी यूनिट सेल हो जाएगी, यस और नो, क्लियर है। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना। सबसे पहले वेट की हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आएंगे, आपको याद है मोल में अपन क्या करते हैं, मोल क्या होता है N/Na और क्या होता है W/mW, यस और नो, होता नहीं होता, कैपिटल N होता हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल, Na होता अवोगाड्रो नंबर, ध्यान है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26, यस और नो, यस और नो 23, इसका मतलब याद तो है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, दिमाग चलाते रहना। क्या होता है वेट, मतलब W मतलब वेट जो दे रखा है, MW होता है मोलर मास, ठीक है। नहीं ध्यान हो तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है भी है, क्लियर है। कैसे करना बच्चों, देखो NaCl की बात कर रहा है तो Na का कितना है 23,
Cl का कितना 35.5, दोनों का ऐड कर दो कितना आ गया 58.5, वो क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया पूरा जो मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब मुझे n चाहिए तो कैपिटल N मैं कहां से कर सकता हूं बेटा, एन W/mW मल्टीप्लाई बाय Na, इधर मल्टीप्लाई में लेके आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं? यस और नो? यानी स्मॉल n क्या होता है मोल, अरे मोल कैलकुलेट करने के दोनों ही फॉर्मूले मोल के ही है बच्चों। नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो n/Na, वेट की बात करें तो W/mW। आ गया समझ में? ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का पार्ट अपने 11th का चैप्टर है। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो तो यहां से मैं n की बात करूं तो देखो W मुझे कितना दे रखा है 117, यस और नो? mW क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट है, पूरे मॉलिक्यूल में जो जो एटम होते हैं सभी के वेट का सम कर दो बेटा। क्लियर? जैसे क्लासरूम में बोले क्लासरूम में जो जो लिविंग स्पीशीज है सभी के वेट का सम कितना होगा, तो क्या करेंगे अलग अलग एटम है बेटा, ठीक है, तो क्या करेंगे कुछ एटम है कुछ एटम है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जैसे अपन वेट का सम करें, मान लो जैसे 50 kg 50 kg 50 kg 70 kg, ठीक है 40 kg, कहने का मतलब क्या है सभी के वेट का अपन सम करें बेटा तो क्या हो जाएगा वो सभी का टोटल सम आ गया। मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा, एटम प्रेजेंट होते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम प्रेजेंट होते हैं सभी के एटम का वेट का सम कर दो क्या आ जाएगा पूरे मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है NaCl, NaCl में Na का कितना है 23, Cl का कितना है 35.5। क्लियर? तो ये दोनों का सम कितना आएगा 58.5। बात समझ में आ गई? Na की वैल्यू कितनी होती है 6 × 10⁻23, वैसे तो 6.023 होता है लेकिन कैलकुलेशन में 6 मानकर ही अप्लाई कर देते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल करें तो 117 आता नहीं आता, आता है बच्चों? अरे इसका डबल करोगे 58 का 116.5 है तो 117। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 10⁻23, ये क्या आ गया बेटा NaCl। ठीक है, NaCl का नंबर हमारे पास आ गया क्योंकि हमें पता वेट अगर NaCl का था तो ये क्या आ गया, इसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। क्लियर? ठीक है, NaCl पार्टिकल्स या एटम्स अपन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब अब मुझे अगर कंपेयर करना है तो देखो मैं कैसे कहूंगा, समझना बेटा। अब देखो मैथमेटिकली कैसे कंपेयर करना है, अगर FCC की 1 यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 4, एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिकल इतने आ गए तो बस 4 पार्टिकल तो 1 यूनिट सेल, 1 पार्टिकल तो इतनी यूनिट सेल, इतने पार्टिकल तो इतनी यूनिट सेल। कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। तो क्या कह सकते हैं इक्वल टू, यानी 4 एटम्स से अगर एटम्स 4 है इक्वल टू 1 यूनिट सेल। यस और नो? अरे शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ रहे हो क्या? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है तो यूनिट सेल कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 एटम अगर होगा तो क्या लिखेंगे 1/4 यूनिट सेल। यस और नो करेंगे बेटा। ठीक है, एक्चुअल में कितने एटम बेटा हमारे पास है 12 × 10⁻23 एटम्स, इतने अगर एटम है तो क्या करेंगे 1/4 × 12 × 10⁻23 यूनिट सेल्स। यस और नो? अरे कैसे, क्या समझ में आ गया? क्लियर? ये कितना होगा बेटा 3, तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻23 यूनिट सेल। ये अपना आंसर है। क्लियर? और जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं उसका क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक था, यही करते आंसर आ जाता। कैसे? 1 यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम 4 है, इसका मतलब 4 एटम है तो 1 यूनिट सेल है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम का क्या है बेटा 1/4 है या नहीं है बेटा? तो बस टोटल एटम कितने आ गए 12 × 10⁻23, इसका सीधा 1/4 ले लो, कितना आ गया 3 × 10⁻23। आगे एक्स्ट्रा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? चलो बेटा यहाँ तक अच्छे से समझना। ठीक है, आजकल आपको सॉलिड की आज शाम को या कल मॉर्निंग में आपको सॉलिड की शीट मिल जाएगी, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे HCP की, SCC BCC FCC में जो जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सारे अपने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे HCP यूनिट सेल के बारे में। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, चलो यहाँ तक अच्छे से कर लेना बेटा, जो डाउट हो पूछ लेना। क्लियर? बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बेटा।